हिजड्यांचा मोर्चा संसदेवर गेला. सपकाळे नावाचा एक टीटी होता, तो मोठा कवी होता दलित साहित्यातला, त्यांनी कविता लिहिली माहिती आहे ना. सपकाळे हिजड्यांचा मोर्चा संसदेवर गेला. त्यांच्या मागण्या काय? भारताच्या महान संस्कृतीच्या बद्दल विदेशामध्ये प्रचार होणं आवश्यक आहे आणि त्या शिष्टमंडळाचा अध्यक्ष हा आमच्या बिरादरीचा माणूस असायला पाहिजे. मागणी नंबर 1, हिजड्यांचा मोर्चा संसदेवर गेला. फार महत्वाची म्हणजे उपरोधिक कविता. कामातून गेलेले राजकारणी जसे राज्यपाल बनवले जातात तसे आमच्या बिरादरीचा माणूस सुद्धा, आम्ही सुद्धा कामातून गेलेले, त्यामुळे आमच्या बिरादरीचा माणूस सुद्धा इतके पर्सेंटेज राज्यपाल बनवण्यात यावे. मोर्चाला सामोरे जाण्यासाठी लोकसभेचा अध्यक्ष समोर आला तेव्हा लोकसभेच्या अध्यक्षांनी टाळ्या वाजवून त्यांच्या मागण्यांचं समर्थन केलं. हे बघून हिजड्यांनी सुद्धा टाळ्यांचं वाजवून समर्थन केलं. अजूनही टाळ्या वाजतच आहेत, वाजतच आहेत, वाजतच आहेत. त्या काय बंद झाल्या नाहीत अजून. हेलो, हाँ साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, उस राष्ट्रीय अधिवेशन का जो प्रबोधन सत्र है क्रमांक 1, उसका जो विषय रखा गया है, किसान विरोधी कानून के पीछे संपूर्ण बहुजन समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है एक मंथन। इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिसे ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार अछूत कहा जाता है, उन लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया गया। और जब ये षड्यंत्र किया गया, ये षड्यंत्र चल रहा था, आज़ादी के आंदोलन में चल रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा सक्षम नेतृत्व होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहा कि ये माइनॉरिटी के लोग हैं, इनकी संख्या अल्प है, इनको चूँकि अछूत होने की वजह से दूसरे लोग वोट नहीं दे सकते, तो लोकतंत्र में इनके प्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सकते। इसलिए इनको सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, इनके संख्या के अनुपात में इनको प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए। तो इसके विरोध में गांधी जी ने षड्यंत्र किया और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था, इसे ख़त्म कर दिया गया। देने के लिए गांधी जी ने पहल की। जब गांधी जी ने पहल की तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ये कहता है कि उस समय किसानों के सबसे सक्षम नेता, सक्षम प्रतिनिधि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और वो शेड्यूल कास्ट के जो अछूत लोग हैं, उन लोगों को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करने के लिए गांधी जी को साथ दे रहे थे। ज्योतिराव फुले ने कहा कि किसानों के जो दुश्मन है वो दो दुश्मन है, एक शेठ जी है, एक भट जी है।
और अब तो ये बात बाजार का आपने तो काफ़ी उसको प्रेजेंटेशन किया, सबूतों के साथ प्रेजेंटेशन किया कि जो ज्योतिराव फुले जो दूर तक वो उन्होंने, लोग कहते भी वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो सारी नब्ज़ जानते थे, सारी चीज़ें जानते थे। वो किसान के घर में पैदा हुए थे तो अर्थशास्त्र का किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं उनको, वो घर में ही अर्थशास्त्र पैदा हो रहा था। लूट कैसे होती थी वो सारी बातें वो जानते थे। तो लूट कौन कर रहे थे ये भी जानते थे, सेठ जी और भट्ट जी। तो उस समय के सबसे बड़े सेठ जी मोहनदास गांधी थे, और मोहनदास गांधी अछूतों के अधिकार खत्म करने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि पहला गुलाम भारत में किसानों का बारडोली आंदोलन, अगर आप कुछ लोग जानते होंगे, गुजरात में एक बारडोली एरिया है, उसमें किसानों ने आंदोलन किया था, उसका नेतृत्व तो सरदार पटेल ने किया था। तो उसके पहले कोई किसानों का आंदोलन नहीं था। तो वहाँ से उस आंदोलन में सरदार पटेल को, वहाँ की जो किसान महिलाएं थी उन्होंने सरदार पटेल को सरदार कहा, और गांधी ने फिर सरदार को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। तो सरदार पटेल का हिस्टोरिकल रोल ये है कि जब गांधी जी अछूतों के सेपरेट इलेक्टोरेट यानी लोकतंत्र मौलिक रूप से प्रातिनिधिक तंत्र है और सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे तब ही लोकतंत्र सच्चा होगा। अगर सही और सच्चे प्रतिनिधि ही चुनकर नहीं जाएंगे तो उस पर खड़ी की हुई इमारत जो है लोकतंत्र की वो सही सच्ची कैसे हो सकती है। गांधी जी ने सही और सच्चे प्रतिनिधि खत्म करने के लिए जो उपवास करने का षड्यंत्र किया था, तो सरदार पटेल ने गांधी जी का उस समय साथ दिया इनका अधिकार खत्म करने के लिए। तो सरदार पटेल की मदद लेकर अछूतों का अधिकार खत्म कर दिया, यानी किसानों का समर्थन लेकर किया। मगर जब गांधी ने दूसरा खेल, जब देश का प्रधानमंत्री बनने का मामला आया, तो गांधी ने भट्ट जी के समर्थन में, जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जेबी कृपलानी एक आदमी का समर्थन था और 14 स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटियों ने अनअपोज सरदार पटेल का नाम कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए भेजा, तो सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, तो जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। तो सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे। तो गांधी जी ने पत्ता काटा। गांधी जी ने सरदार पटेल की मदद लेकर अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को खत्म कर दिया। और फिर सरदार पटेल को जब प्रधानमंत्री बनने का मामला आया, यानी एक किसान के प्रतिनिधि को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मामला आया, तो इससे एक परिवर्तन होने वाला था कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन जाते तो जिस मकसद के लिए सरदार पटेल का सेठ जी और भट्ट जी इस्तेमाल कर रहे थे वो मामला उल्टा होने का खतरा पैदा हो गया था। तो खतरा मोल लेकर गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोका। यानी एक समय था सरदार पटेल की मदद लेकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों को ख़त्म करने के लिए किसान के प्रतिनिधि की मदद लेकर ख़त्म किया, फिर उस किसान के प्रतिनिधि को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोका।
इस बात को समझने की जरूरत है। संविधान सभा का जो कार्यक्रम था उसमें माइनॉरिटी राइट्स कमेटी नाम की कमेटी थी। उस कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसको रिजर्वेशन का मामला तय करने का अधिकार था। तो रिजर्वेशन का मामला तय करने का अधिकार तो सरदार पटेल के पास था। यानी शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देना है, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देना है, ओबीसी को रिजर्वेशन देना है। तो ओबीसी को तो रिजर्वेशन नहीं मिला। जब क्योंकि किसान कौन है, तो आज अगर हम देखें तो लार्ज स्केल में किसान ओबीसी है, तो उसको रिजर्वेशन देने का निर्णय सरदार पटेल कर सकते थे, वो नहीं किया। यानी जब जब भी ऐसे आनी बानी के प्रसंग आए उसमें हम देखते हैं कि दो लोग जो है इकट्ठा होकर काम करना चाहिए था, तो वो अलग अलग काम करते हुए दिखाई देते। आजादी के आंदोलन के दौरान ज्योतिराव फुले ने उनको इनवाइट किया गया था। 1885 को ज्योतिराव फुले जिंदा थे। जब ज्योतिराव फुले के पास ये प्रस्ताव भेजा गया था कांग्रेस में आने का, ब्राह्मणों ने उनको कांग्रेस में लाने का प्रयास किया था, तो उन्होंने राष्ट्रीय सभा, कांग्रेस का जो नाम था वो राष्ट्रीय सभा था, उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सभा नहीं है, भट्ट सभा है, ये ब्राह्मण सभा है, इसमें मैं नहीं जा सकता। तो इस तरह से ज्योतिराव फुले तो सतर्क थे, क्योंकि उस समय ज्योतिराव फुले कम से कम महाराष्ट्र में किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और किसानों के नेता थे। सत्यशोधक आंदोलन के पास जब तक नेतृत्व रहा तब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सदस्य संख्या ही नहीं थी। ये रिकॉर्ड अवेलेबल है, सदस्य संख्या ही नहीं थी। 1936 में जब सत्यशोधक आंदोलन, ब्राह्मणेतर आंदोलन कांग्रेस में विलीन हुआ, फैजपुर कांग्रेस में, उसके बाद कांग्रेस की सदस्यता महाराष्ट्र में बड़ी। जेदे जवड़कर जब कांग्रेस में गए तो उस समय तक भी महाराष्ट्र में गांधी जी किसानों के नेता नहीं थे ज्योतिराव फुले के जागरण की वजह से। और उस समय वो सब मिलकर काम करते थे। ज्योतिराव फुले की ही वजह से छत्रपति शाहू महाराज कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, बाबा साहब अम्बेडकर भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। यानी ये खबरदारी ली गई थी, ज्योतिराव फुले की वजह से ये हो रहा था। मगर सारे देश भर में कोई ज्योतिराव फुले का आंदोलन नहीं था। ज्योतिराव फुले का आंदोलन महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में था। साउथ इंडिया में दूसरा परिणाम दिखाई दिया उस समय। नॉर्थ इंडिया में उन लोगों को समर्थन मिला और नॉर्थ इंडिया में उनको समर्थन मिलने की वजह से भटजी जो है वो कांग्रेस का नेता बना। और जो ज्योतिराव फुले ने कहा कि सेठ जी और भट्ट जी, गांधी सेठ जी अगर माना जाए और भट्ट जी अगर नेहरू को माना जाए, तो सेठ जी और भट्ट जी जो है आज़ादी के आंदोलन के सिरमौर बने, सरदार बने और नेता बने और आज़ादी के आंदोलन पर कब्जा कर लिया। तो जब ये हो रहा था, इनके अधिकार खत्म हो रहे थे, तो किसान जो है वो ये बोल रहे थे कि नहीं, हमारा तो, हम तो मराठीमध्ये आपल्या जात्यातलं आणि सुपातलं उदाहरण है ना बाजारे काका। ये छोटे सरदार का अगर उदाहरण लिया जाए
तो महाराष्ट्र के छोटे सरदार बाद में बनाए गए यशवंतराव चव्हाण को। यशवंतराव चव्हाण कांग्रेस में गए। यशवंतराव चव्हाण के जो बड़े भाई थे वो सत्यशोधक आंदोलन में, सत्यशोधक आंदोलन में थे। यशवंतराव चव्हाण पढ़े लिखे थे, एलएलबी थे उस समय के, तो उनको फायदा नफा नुकसान जो है वो थोड़ा समझने लायक थे। तो कहा कि सारे मराठा विरोधी, मैं अकेला मराठा कांग्रेस में जाऊंगा तो केवल मेरे अकेले का भाव होगा। वो कैलकुलेटेड बात बता रहा हूं। और ब्राह्मणों ने ऐसा किया और ऐसा करके सेंट्रल गवर्नमेंट पर कब्जा करने के लिए यशवंतराव चव्हाण का बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार में 54 मेंबर पार्लियामेंट थे, 85 उत्तर प्रदेश में थे, 54 और 85 को आप मिलाओ तो ये लगभग 140 हो जाते हैं, 2 स्टेट के केवल। और 48 लोकसभा, 140 और 48, 188 केवल 3 स्टेट के मेंबर पार्लियामेंट। पाटिल साहब कि बिहार तो हमारे पास है, कांग्रेस ने, ब्राह्मणों ने सोचा, यूपी हमारे पास है, अगर महाराष्ट्र हमारे पास आ जाता है तो ये टोटल आंकड़ा हो जाता है लगभग 190 सीटों पर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर कब्जा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इस तरह से यशवंतराव चव्हाण का बैलेंसिंग पावर था, उसका इस्तेमाल किया। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद एक समय ऐसे आया कि यशवंतराव चव्हाण का ये जो अवतार कार्य है, वो अवतार कार्य जब खत्म हो गया, तो दिल्ली के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में यशवंतराव चव्हाण का इलाज सही तरीके से नहीं किया, इस वजह से यशवंतराव चव्हाण का मृत्यु हो गया। ऐसा जाहिर आरोप शरद पवार ने अखबार में लगाया था। ये सारा छपा हुआ है रिकॉर्ड में। जब अवतार कार्य समाप्त हो गया, ब्राह्मणों के लिए यशवंतराव चव्हाण की जो उपयोगिता थी जब खत्म हो गई तो उसको ज़्यादा जीने भी नहीं दिया गया। वो ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हुए आदमी थे, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी सही नहीं हुआ। बाद में महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां बदलती गई और बदलते परिस्थितियों के साथ में जो आरएसएस की शक्ति है, ब्राह्मणों की शक्ति है, जो 1.5% ब्राह्मण है, उनके 122 या 23 मेंबर असेंबली चुनकर आए। और उसके बाद वाले विधानसभा में अभी 105 है ना। शिवसेना अगर उनके साथ मिलकर जाती तो सरकार दोनों की बनती, मगर फडणवीस जो है 5 साल के टर्म में फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी करने वाला जो शिवशाहीर, उसको महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार दिया। शिवाजी महाराज की बदनामी करने वाला, माँ जिजावी की बदनामी करने वाला पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया। कितनी बड़ी ताकत बढ़ गई उनकी। आपण मराठीमध्ये पाटील साहेब बोकांडी बसलं असं म्हणतो नाही का, मराठी देशातला शब्द आहे की नाही आपला, ग्रामीण भागातला, हा म्हणजे ये जो यशवंतराव चव्हाण के माध्यम से जो गलती हुई, यानी जो ज्योतिराव फुले ने कहा अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, शाहू महाराज ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इन्होंने जब ये लोग जब तक ये ऐसा स्टैंड ले रहे थे तब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस
मजबूत नहीं हो रही थी। कांग्रेस, अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में मजबूत नहीं होती तो दिल्ली के सत्ता पर काबिज होना बहुत मुश्किल होता। सेठ जी और भटजी का राज महाराष्ट्र में मुश्किल हो जाता, और बाद में वो बहुत मजबूत हुआ। तो यशवंतराव चौहान का कांटा तो उन्होंने बाद में निकाला, पहले सरदार पटेल का निकाला। सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, प्रधानमंत्री गांधी ने बनने नहीं दिया, ये सरदार पटेल को आमने सामने घुदो कादड़ी किया, बनने नहीं दिया गांधी ने। और जब सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उनके पास होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट था, तो गांधी जी की हत्या हुई। 15 दिन पहले मोरारजी देसाई ने लिखित दस्तावेज भेजा कि कौन कौन लोग हैं, नाम के साथ, फोटोग्राफ के साथ। होम मिनिस्टर सरदार पटेल को रिपोर्ट भेजा 15 दिन पहले कि गांधी जी को ये फला फला लोग मारने वाले हैं। सरदार पटेल के पास 15 दिन पहले जानकारी थी, मगर सरदार पटेल के द्वारा गांधी जी के सिक्योरिटी की अरेंजमेंट नहीं की गई। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, तो मैंने अपना इंटरप्रिटेशन किया कि जब गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का समय आया तो गांधी जी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। सरदार पटेल ने सोचा होगा, वो बैरिस्टर थे, बड़े नंबर के वकील थे, दूर तक देखते थे, तो उन्होंने सोचा तब तो गांधी जी ने, उसके पास पावर था, उसने अपना खेल के, अभी तो आज तो पावर मेरे पास है। तो सरदार पटेल ने गांधी जी के सिक्योरिटी की अरेंजमेंट नहीं की, और इसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। हाईकोर्ट के जज का इंक्वायरी कमीशन बैठा, इंक्वायरी कमीशन ने पिन पॉइंटेड, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, पिन पॉइंटेड सरदार पटेल को सवाल पूछा। पहला सवाल, क्या आपको गांधी जी की हत्या होने वाली थी, इसकी जानकारी आपको पहले थी? सरदार पटेल बैरिस्टर थे, कहा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही जज के पास था, ना बोलने का कोई मतलब था नहीं। वो जो मोरारजी देसाई ने जो रिपोर्ट भेजा था वो कॉपी उनके पास थी। कहा गया हाँ, गांधी जी की हत्या करने वाला रिपोर्ट जो है वो मेरे पास आया था, तो मैं पहले से जानता था। कितने दिन पहले जानते थे? या 15 दिन पहले। तो आपने गांधी जी की सिक्योरिटी की अरेंजमेंट क्यों नहीं की? सरदार पटेल ने जवाब दिया, रिकॉर्ड में, नो कमेंट। तो साधारण आरोपी थोड़ी है जो पुलिस चौकी में 2 डंडे लगाकर उससे उगलवाया जाए। वो डंडे लगाने का ऑल इंडिया का प्रमुख खुद सरदार पटेल ही थे। जो डंडे लगाने वाला पुलिस विभाग था उसके ऑल इंडिया के प्रमुख सरदार पटेल ही थे, तो उनको डंडा कौन मारेगा? तो जज ने रिकॉर्ड में इतना ही लिखा कि सरदार पटेल को यह सवाल पूछा गया और सरदार पटेल ने यह जवाब दिया कि अगर मैं इसका नहीं, ये ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, अगर ऐसा मैं देता हूं तो क्रॉस एग्जामिनेशन में फंस जाऊंगा। तो इसलिए, क्योंकि वो खुद ही वकील थे, क्रिमिनल लॉयर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो बहुत होशियार थे, तो उन्होंने एक सिंपल जवाब दिया, नो कमेंट, क्योंकि जज के पास डंडा लगाने का कोई पावर नहीं था। तो रिकॉर्ड अवेलेबल है। इसका मतलब ये है स्पष्ट रूप से, जब गांधी जी को मौका मिला तब उन्होंने सरदार पटेल का पत्ता काटा, और जब सरदार पटेल को मौका मिला तब उन्होंने गांधी जी का पत्ता काटा, मगर अंतिम पत्ता जो है वो किसानों का कट गया, क्योंकि राज तो ब्राह्मण बनिया का आ गया। बनिया जो है गांधी देश का आंदोलन का नेता बन गया, और जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो प्रधानमंत्री पद जो है जवाहरलाल नेहरू को मिल गया।
और जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बनाए ने भट्ट जी, तो उन्होंने आज जो किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है, अगर वो उसी समय कानून किसानों के फेवर में बन जाता तो ये तो संकट नहीं होता ना। मगर कांग्रेस ने जब भी, कांग्रेस जो दिल्ली में सत्ता में पहुंची उसकी वजह किसान थे। गांव में संख्या किसानों की ज्यादा, और किसानों के ऊपर निर्भर रहने वाले जो मजदूर थे वो किसान प्रभावशाली वर्ग था। वो मजदूरों का भी वोट अपने प्रभाव के आधार पर कांग्रेस को दिलवाता था। किसान केवल अपना ही वोट कांग्रेस को नहीं देता था, वो अपने प्रभाव वाले मजदूरों का भी वोट दिलवाता था। और गांव की राजनीति, शायद देश की राजनीति जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, मगर गांव की राजनीति तो पाटिल साहब किसानों के नियंत्रण में चलती थी। हाँ, गांव की राजनीति तो उनके नियंत्रण में चलती थी। तो इस तरह से इनका, किसानों का सारे प्रदेशों में ऐसा किया गया है। साउथ इंडिया में जाओ, कर्नाटक में जाओ तो वहाँ का ओक्का लिंगा, लिंगायत दोनों किसान है। और आंध्रा में जाओ रेड्डी, तेलंगाना में जाओ रेड्डी और वल्लमा, तमिलनाडु में जाओ वहाँ का किसान जो लोकल लेवल पर है, और वहाँ केरला में जाओ वहाँ का लोकल लेवल का किसान। नॉर्थ इंडिया में जो जाट है उसको रिजर्वेशन में इसीलिए नहीं रखा गया ताकि वो ब्राह्मण बनिया के राजनीति का पार्ट एंड पार्सल बने। तो ये सारी बातें अगर देखी जाए तो इनका इस्तेमाल किया गया SC ST OBC के खिलाफ। चौधरी देवीलाल को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो मंडल कमीशन की कमेटी थी उसका चेयरमैन थे। मंडल कमीशन की जो कमेटी थी ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM, उसको फैसला करना था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या किया कि मंडल कमीशन पर फैसला करने वाली जो GOM बनाया, उसका चेयरमैन देवीलाल को बनाया। उसके पीछे विश्वनाथ प्रताप सिंह का खेल क्या था? मंडल लागू नहीं करेगा तो OBC देवीलाल के विरोध में हो जाएंगे, लागू करेगा तो जाट को शामिल करके लागू करेंगे तो OBC विरोध में जाएगा। OBC के लोग कह रहे थे कि जाटों को शामिल मत करो, जैसे महाराष्ट्र के OBC कर रहे मराठा को शामिल मत करो है? OBC का ये जो स्टैंड है महाराष्ट्र का, और उस समय नॉर्थ इंडिया के OBC के लोगों का कहना है कि जाटों को शामिल मत करो। इसकी वजह से जाट जो है बीजेपी का पार्ट एंड पार्सल बने कांग्रेस के विरोध में। इस वजह से नॉर्थ इंडिया में बीजेपी ज़्यादा मजबूत बन गई। OBC के लोगों ने ये लॉन्ग टर्म जो राजनीति है, जो सत्यशोधक आंदोलन में मराठा लोग तैयार हुए थे, वो मराठा लोग बीजेपी की तरफ नहीं जाते थे। बहुत सालों तक उत्तमराव पाटिल, मगर मराठा बीजेपी में जाते ही नहीं थे। बाजारे का देखो, मराठा जाते ही नहीं थे। मगर आज मराठा लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में है। मराठा की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत हुई है। मराठा के समर्थन से एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना और उनको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ये सब घटित हो गया। ये सब घटित होने के बाद 80 साल हो गए शरद पवार के, और पवार साहब के 80 साल होने के बाद यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान सभागार में जन्मतिथि का कार्यक्रम हो गया शरद पवार का, और पवार साहब ने उधर भाषण किया। फुले शाहू आंबेडकर का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उस पर काम करना होगा। अरे पण हे सर्व गेलं ना हातातून। ये सब मेरा विश्लेषण बता रहा हूं बाजारे का आगे समझ में आ रहा है क्या आपके? ये सब जाने के बाद तुम कह रहे हो। इसका मतलब है
SC ST OBC को कमज़ोर रखने में, गुलाम करने में, जब तक वो सत्ता में आपको हिस्सेदार करते रहे तब तक आपने उनका समर्थन किया और आज आपका नंबर उन्होंने लगाया। किसानों का जो कानून है, बैकग्राउंड समझा रहा हो, बैकग्राउंड के साथ उसको समझो, तो अभी आपका नंबर लगा दिया। और जो कानून वो कह रहे हैं कि ये कानून हमने किसानों के फेवर में बनाया, तो किसानों को चर्चा करके क्यों नहीं बनाए? आप किसानों के फेवर में बनाना चाहते हैं ना। आपने लेबर लोगों के 27 कानून रद्द कर दिए, तो क्या आपने ये लेबर के फेवर में बनाए? क्योंकि वो तो पहले से फेवर में थे, वो कानून पहले से फेवर में थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम जब शुरू हुआ और कांग्रेस ने जब शुरू किया, तब से लेबर रिफॉर्म का कानून जो है वो कांग्रेस के एजेंडे में था, तब से। मगर कांग्रेस असंतोष अपने विरोध में चढ़ जाएगा और कांग्रेस इसमें टिक नहीं पाएगी, इस वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाए इस तरह का कानून बनाने में। इसलिए वो कानून पास नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, यानी कोई भी काम करने का तो राष्ट्रवाद के नाम पर करने का। अब अंबानी के फेवर में कानून बनाने का, अडानी के फेवर में कानून बनाने का, मजदूरों के विरोध में कानून बनाने का, मगर क्या करें? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। अब तुम विरोध करोगे, देश विरोधी। वो देश निर्माण करने वाला अपने को प्रचार करता है, क्योंकि सारे टीवी वाले उनका प्रचार करते हैं कि ये देश निर्माण कर रहा है, देश को महान बना रहा है। और बीच में खबर आती है कि 2030 में भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर की हो जाएगी। 2030 में अभी खबर आई कल परसों कि दुनिया की इकोनॉमी, तीसरे नंबर की इकोनॉमी भारत की हो जाएगी। तो इसका मतलब है तीसरे नंबर की इकोनॉमी भारत की हो जाएगी तो इतना टैक्स भारत सरकार के पास जमा होगा। इतना टैक्स वो तो तभी मिलेगा, क्योंकि टैक्स तो अभी खेती से जाना ही बंद हो गया। 80% टैक्स जो है खेती से जाता था, केंद्र सरकार चलता था, राज्य सरकार चलती थी, और इस टैक्स को कलेक्ट करने वाले कलेक्टर को कलेक्टर कहा जाता था और सबसे बड़ा अधिकारी उसको माना जाता था। कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, किसी को भी पता नहीं है इसके बारे में कि साले ये कलेक्टर नाम कैसे आ गया। अगर आप दोनों चीजों को मेल करके देखो कि कलेक्टर सबसे बड़ा पावरफुल पोस्ट, अगर राजा अगर कोई है, जिले का राजा, तो जिले का राजा जो है जिलाधिकारी है, कलेक्टर। अब कलेक्टर से अलग टिकट कलेक्टर, हमारे लोगों को एक मालूम है टिकट कलेक्टर, रेलवे में हम आते हैं टिकट कलेक्टर, और ये जो जिलाधिकारी है ये टैक्स कलेक्टर। टैक्स कहां से कलेक्ट करता था? गांव से, किसानी के ऊपर से, खेती के ऊपर से, और 80% टैक्स मिलता था सारे देश को चलाने के लिए। और देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, तो इंडस्ट्री में टैक्स लगने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि सारी कच्चा माल अंग्रेज लोग इंग्लैंड में लेके जाते थे और पक्का माल वहां बनाकर फिर भारत में भेजते थे। तो इंडस्ट्री भारत में थी ही नहीं। तो इस तरह से ये अगर सारी बातें हम लोग कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करो तो ये बहुत भयंकर बात जो है समझ में आती है कि अभी उन्होंने किसानों का नंबर लगाया है। शेड्यूल कास्ट का नंबर लगाया तो किसानों का इस्तेमाल किया शेड्यूल कास्ट के विरोध में, शेड्यूल ट्राइब के विरोध में, ओबीसी के विरोध में। पवार साहब ने अपना आत्मचरित्र लिखा, उसके अंदर वो रिजर्वेशन के विरोध में लिखा है पाटिल साहब। अभी वो आत्मचरित्र में जो लिखी हुई बात है, अभी मराठा लोग ही रिजर्वेशन मांग रहे, और मराठा ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो रहा है और मराठा ही रिजर्वेशन की मांग कर रहे। और दूसरे ओबीसी लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सस्ता वर्ग है,
ओबीसी के कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मराठा महाराष्ट्र का शास्ता वर्ग है। अगर मराठा महाराष्ट्र का शास्ता वर्ग है, यानी शासक वर्ग है, अगर इसको सच माना जाए तो अपने ही मराठा को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो वो शास्ता वर्ग कैसे है? दो में से कोई एक चीज सही है। अगर शास्ता वर्ग है तो उनके ही नियंत्रण में रिजर्वेशन देना है। अगर उनके ही नियंत्रण में रिजर्वेशन देने का अधिकार है तो क्यों नहीं दे रहे? और अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो वो मुख्यमंत्री अगर मराठा है, उस मंत्री है, उसको बोलते पाटील साहेब हे नाही हे रिझर्वेशन देऊ शकता, कायद्यानं काही अडचण नाही है, कानून के तहत आप दे सकते हैं, पण हायकमांड नाराज होण्याची शक्यता आहे असं म्हणता कुलकर्णी. हो, मग काय होऊ शकते यातला? हायकमांड नाराज झालं तर तुम्हाला दिल्लीला बोलवून राजीनामा घेऊ शकतात. म्हणजे तुम्ही त्याच्यावर विचार करावा. म्हणजे मला असं पण वाटते की तुमचा राजीनामा दिला जाणं बरोबर नाही आहे, पण ते दिल्लीला बोलवून अहमद पटेलकडे पाठवू शकतात आणि अहमद पटेल म्हणते आता देऊन टाका राजीनामा. एका लाइन लिहा, एक लाइन में लिखो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ. क्यों दे रहा हूँ मत लिखना, क्योंकि जब आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया था तब हमने आपको पूछा था क्या बनते क्या? बनने के लिए भी नहीं पूछा था, बनाया था ना, फिर भी पूछे बगैर बनाया था ना. तो अब इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं तो कारण लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, पत्रकार पूछेंगे तो क्या बताने का, तो बोलने का. हम कांग्रेस के निष्ठावान लोग हैं, कांग्रेस ने हमें मुख्यमंत्री बनाया, बन गए. अभी कांग्रेस के लोगों ने कहा कि इस्तीफा दे दो, दे दिया. तो कुलकर्णी तुम्ही म्हणते जरा बरोबर वाटते असं म्हणता काय पाटील साहेब? हो बरोबर वाटते. मग तुम्ही हे फाईल पुन्हा माझ्याकडे घेऊन येऊ नका आणि ती फाईल तुम्ही त्या कॅबिनमध्ये अशा ठिकाणी ठेवा ती तुम्हाला दिसली नाही पाहिजे. तुम्हाला पण ती फाईल घेऊन येऊ नका, माझ्याकडे पुटअप करू नका. हे जे महाराष्ट्रातले मंत्री मराठ्यांचे सचिवालयामध्ये मराठे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, तो वो जो सचिवालय है वो वास्तव में महाराष्ट्र का सचिवालय है नहीं, वो ब्राह्मणालय है. तो उन्होंने पहले इस्तेमाल किया हमारे लोगों को, किसानों का इस्तेमाल, किसानों के ही सपोर्ट से, और इसी वजह से कांग्रेस ने अपना चुनाव निशान बैल जोड़ी रखा था. याद है? बैल जोड़ी किसानों का पहला चुनाव निशान था. कारण था किसानों के वोट लेने की वजह से सेंट्रल में कांग्रेस सरकार बनी. सरदार वल्लभ भाई पटेल के मरने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आज भारत का नक्शा है वो बनाने का श्रेष्ठ काम किया. मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने कभी भी भारत रत्न नहीं दिया. 40 दिन के लिए जब चंद्रशेखर बना, 40 दिन के लिए, तब चंद्रशेखर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न का खिताब दिया. सरदार वल्लभ भाई पटेल चंद्रशेखर के पार्टी के नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे. मगर कांग्रेस ने नेहरू के काल में, इंदिरा के काल में, शास्त्री के काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनकी मदद से आज़ादी का आंदोलन, गांधी जी ने लिख कर रखा, यदि सरदार पटेल मुझे नहीं मिले होते तो मैं आज़ादी का आंदोलन सफल करने में शायद संभव नहीं होता. क्योंकि ब्राह्मण गांधी जी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे. गांधी जी तीसरे वर्ण के थे.
तो वो ब्राह्मण को अपना अनुयायी नहीं बना सकते थे। वो अपने से नीचे वर्ण का शूद्र जो है, वो पटेल शूद्र थे ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार, वामन मेश्राम के अनुसार नहीं थे, ब्राह्मण धर्म के अनुसार थे। तो वो उनको ही बना सकते थे। जब गांधी ने उनका बहुसंख्यक लोगों का समर्थन लेने में सफलता हासिल की, उसके बाद ब्राह्मणों ने देखा कि गांधी जी का इस्तेमाल करके हम उपयोग कर सकते हैं। तो फिर गांधी जी का ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया, और जब आज़ादी मिली तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा अब गांधी जी का भी अवतार कार्य समाप्त हो गया है। और एक ब्राह्मण उठकर गांधी जी को गोली मारा और राम नाम गांधी जी का भी सत्य किया। तो ब्राह्मण के राजनीति का एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि यूज़ करो, थ्रो करो। तो किसानों का उन्होंने यूज़ किया और आज किसान सड़क पर उतरे हुए हैं। जो वो कह रहे हैं वो 200% सही है। जो विश्लेषण करके बाजारे का गाने बताए 200% ऐसे ही कैसे होने वाला है, क्योंकि किसानों को प्रैक्टिकल अनुभव है, किताबों की बातें नहीं है। किताबी बातें तो ये जो खेती किसानी नहीं करते उन लोगों को आए, ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसके आधार पर अभी किसान को उन्होंने उस लाइन पर लाके खड़ा कर दिया, पहले उन सब लोगों को। और जब SC ST OBC के विरोध में किसान का इस्तेमाल किया तो SC ST OBC के मन में किसानों की जो लीडरशिप है और किसान लोग हैं उनके और इनके बीच में अंतर्द्वंद भी है, टकराव भी है। एक टकराव योजना बनाकर डेवलप किया गया, प्लान बनाकर डेवलप किया गया। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि SC ST OBC के लोग इस आंदोलन को सही भी मान रहे हैं, मगर फिजिकली समर्थन के बारे में उनके मन में संकोच है। क्योंकि मैं ये अंदरूनी बात जानता हूं, ये परिस्थिति है। और ये संकट आज निर्माण हुआ तो अंतिमता ये बात सत्य साबित हुई कि सेठ जी और भट्ट जी, जो ज्योतिराव फुले ने कहा कि ये इनके शत्रु थे, और योजना बनाकर प्लान बनाकर इनके ही समर्थन से सेठ जी भट्ट जी काबिज हो गए। और सेठ जी भट्ट जी के हक और हित में कानून पास किए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, ये बात हमें दिखाई देती है। और जब ये कानून जो है बनाए गए तो इन्हीं लोगों के माध्यम से, इनके ही माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से किसानों की मदद से पहला चुनाव हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने 60% सीटें, संविधान सभा में तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को तो छोड़ो, महाराष्ट्र के मराठा आदमी को भी संविधान सभा में टिकट देने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे ऐसी जानकारी मिली कि एक मराठा आदमी को संविधान सभा में, वो भी झगड़े फसाद करके भेजा गया था, मगर वो संविधान सभा में आखिर तक बोला ही नहीं। यानी देशी भाषेमध्ये जर सांगायचं झालं पाटील, आता आम्ही सुद्धा शेतकऱ्याचीच मुलं असल्यामुळे गायी पालन करणे, शेती करणारे जे शेतकरी असतात ते गायी पालन करतात, मग त्यांच्या घरी जे आहेत ते गोरं पैदा होते, मग त्या गोऱ्याला जेव्हा बैल बनवलं जाते ते कसं बनवलं जाते तुम्हाला माहीत आहे, ते सार्वजनिक बोलता येत नाही, बरोबर आहे की नाही? मग यांना तिकीट दिलं, पण देण्याच्या अगोदर त्या गोऱ्याला बैल बनवण्याच्या अगोदर जे क्रिया केली जाते तशी क्रिया करून मग त्याला तिकीट दिले, तो काय करणार तिथं संसदेमध्ये? काय करू शकत नाही। ही जी काही समजदारी ज्योतिराव फुलेंमध्ये होती। शाहू महाराज राजे होते, परंतु ते बुद्धीनं आणि मनेनं काही राजे नव्हते, ते आपल्या लोकांशी एकजीव झालेले होते। जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी काही डोक्याची रचना होती, तशाच पद्धतीची रचना ही शाहू महाराजांची होती।
दुसऱ्या राजांच्या बाबतीमध्ये काही माहिती उपलब्ध नाही आहे, पण जी काही बौद्धिक क्षमता आहे, बौद्धिक क्षमता ज्याला म्हणता येईल, आधुनिक शास्त्र, लोकशाहीचं शास्त्र, लोकशाही का ज्ञान, लोकशाही कैसे चलने वाली, एक राजा होने के बावजूद भी शाहू महाराज को जानकारी थी, उसका करस्पॉन्डेंस जो अवेलेबल है, पत्र व्यवहार डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ये राजा आदमी किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को तैयार कर रहा था। ब्राह्मणों को ये मालूम हो गया था कि शाहू महाराज एक नेशनल लेवल की राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं, तो सारा का सारा प्लान बनाया था, नेशनल लेवल की पार्टी बनाने वाले थे। तो शाहू महाराज का मृत्यु भी नेचुरल नहीं था। तो ये सारी बातें ये बात सिद्ध करती है कि बहुत योजनाबद्ध तरीके से आज़ादी के आंदोलन पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, उसका इस्तेमाल किया, और आज़ादी मिलने के बाद सारी व्यवस्था पर चुनाव के द्वारा कब्जा करने के लिए फिर किसानों का इस्तेमाल किया, चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया। उनको ग्राम पंचायत दिया, उनको जिला पंचायत दिया, तालुका पंचायत दिया, बहुत ज़्यादा एमएलए दे दिया। मगर एमएलए देने के बाद बहुसंख्य मराठा एमएलए चुनकर जाते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा में, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, एमएलए लोगों को आंतरिक भावना अगर बाजारे का पूछा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में मराठा लोग नहीं है अंदरूनी, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, क्या संविधान में लिखा, एमएलए लोगों को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार होगा। अगर संविधान में ऐसा लिखा हुआ है तो महाराष्ट्र के मराठा बहुसंख्य जो एमएलए है, अगर उनको संविधान के अनुसार अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार दिया गया होता तो वो अपने अधिकार का उपयोग करके अपना मुख्यमंत्री चुनते। मगर कांग्रेस हाईकमांड ने टिकट देकर एमएलए बनाया, मगर उसको विधिमंडल दल का नेता चुनने का अधिकार नहीं दिए, अभी भी नहीं। कांग्रेस से बीजेपी ने सीखा, 122 एमएलए जब चुनकर आए बीजेपी के तो उसमें 6 एमएलए ब्राह्मण थे। तो कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री कैसा चुनते थे, वो एमएलए को चुनने नहीं देते थे, दिल्ली में चुनते थे, और चुनने के बाद में वो महाराष्ट्र में उस चुने हाईकमांड ने चुना, एमएलए नहीं, हाईकमांड ब्राह्मण, वो इधर आता था बॉम्बे में, और फिर बड़े मिनिस्टर 2-3 बड़े मिनिस्टर, प्रणब मुखर्जी, अहमद पटेल और कोई कैबिनेट मिनिस्टर 3 सर्किट हाउस पर बैठते थे, और वो 3 मंत्री के सामने बड़े बड़े एक एमएलए को बुलाते थे। शंकरराव पाटील, मग ते शंकरराव पाटील 3 मंत्री बघितल्यानंतर ते त्यांना घाम यायचा, पसीना आहे, आणि फिर वो झब्बा वाला जो ड्रेस होता है उसमें से नैपकिन निकालकर, हाँ पुसा पुसा पुसा, घाम पुसा, अनबसा। हाँ पाटिल साहब तो बस का 3 मिनिस्टर के सामने एक पाटिल एमएलए को बिठाते, और वो पूछते फिर उसमें से सीनियर मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, वो बदमाश ब्राह्मण तो मेला मानुस चाहेला, तो वो उसको पूछता एमएलए को, हाँ पाटिल साहब, कांग्रेस हाईकमांड ने अशोक चव्हाण को, शंकरराव चव्हाण को, विलासराव देशमुख को, सुशील कुमार शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, तुमचं काय मत आहे? पुन्हा पुन्हा घाम येत त्याला, पुन्हा पुन्हा विचार, आणि मनातल्या मनात काय विचार करतो, चायला पहले ही हाईकमांड ने चुन लिया मुख्यमंत्री तो मेरे को क्यों पूछ रहे, पहले तो प्रणब मुखर्जी को वो जो बोला नहीं अंदर सोच रहा, पाटिल साहब कुछ सोच रहे क्या अंदर, तो पाटिल साहब और डर जाते, साला अगले चुनाव का टिकट शायद मिलने की संभावना नहीं है, मालूम हो गया कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो इमीडिएट बोलता है, अरे हाईकमांड ने जो सोचा है त्योच माझा पण त्योच मुख्यमंत्री है,
मराठी आपली जी भाषा आहे त्योच माझा पण त्योच असं म्हणता. हो, त्या रजिस्टरवर सही करा पक्का कायद्यानं. कारण ते गवर्नर वो फाइल जाती वाली थी, उसका बोलने का नहीं जाने वाला था. हो गया ये अकेले फिर हो गया, सबका साइन हो गया पक्का. अब ना बोलने का भी कुछ रहा नहीं, सब पक्का हो गया. फिर सारे, पहले तो अकेले किया, फिर सारे एमएलए को इकट्ठा किया. तब तक एमएलए को चुनने का अधिकार खत्म हो गया क्योंकि पहले ही चुन लिया. फिर सब लोगों को बिठाते. अब अशोक चौहान आउटगोइंग मुख्यमंत्री और उसके जगह पृथ्वीराज चौहान आने वाला है. तो प्रणब मुखर्जी बीच में बैठा है. प्रणब मुखर्जी उसको बोलते हैं, अशोक राव अब ऐसा करो, तुम पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रपोज करो मुख्यमंत्री पद के लिए. तो बाजू में वो अशोक चौहान के बाजू में बैठा रहता है दादा बंगाली प्रणब मुखर्जी. दादा मेरा मुख्यमंत्री पद जा रहा और मेरे कुछ तुम नाम प्रपोज करने के लिए बोल रहे, मेरा थोड़ा कितना दल रहा अंदर, कितना दुख रहा है मेरे को, और मेरे कुछ बोल रहे. नहीं, आपके बाप ने ऐसा कभी सवाल नहीं पूछा था. आपका बाप निष्ठावान था असं म्हणता. हाँ, आपका बाप निष्ठावान था. तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जो आपके बाप ने किया वो आपको करना चाहिए असं म्हणता. हाँ, असंच करा. अशोक चौहान खड़ा होकर पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रपोज कर देते हैं और सामने की लाइन में जो सीनियर पाटील लोग बैठे हुए हैं वो कहते, अरे उठवा रे, हात उठवा ना, आता काय सह्या तर झालेल्याच आहेत, आता आपल्याजवळ काय शिल्लक आहे, हात उठवा आता. समर्थन. हॉलमध्ये कोण्या पत्रकाराला बाहेर, आतमध्ये पत्रकाराला कोणालाच परमिशन नाही. तो इस तरह से फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का पास हो गया. हाँ, अरे बड़ा हार ले गया, हाँ आ गया. हाँ अशोकराव, अरे किती माझं किती अंतकरण म्हणजे तुटून राहिलं. आता तुम्ही हा हार उचला आणि पृथ्वीराजच्या गळ्यात टाका. आता ते पृथ्वीराज तुमचे सुद्धा मुख्यमंत्री आहेत, त्यांचा आदर झाला पाहिजे. हा बरोबर आहे दादा. तो आता तुम्ही म्हणता हे आता माझे पण मुख्यमंत्री आहेत, कारण हा पण माझ्यात खूप दुखून राहिलंय. वा, तुमच्या बापाने सुद्धा हार टाकला होता असं म्हणता. हा, सर्व टळ्यावर. हिजड्यांचा मोर्चा संसदेवर गेला. सपकाळे नावाचा एक टीटी होता, तो मोठा कवी होता दलित साहित्यातला. त्यांनी कविता लिहिली, माहिती आहे तुला सपकाळे. हिजड्यांचा मोर्चा संसदेवर गेला. त्यांच्या मागण्या काय? भारताच्या महान संस्कृतीच्या बद्दल विदेशामध्ये प्रचार होणं आवश्यक आहे आणि त्या शिष्टमंडळाचा अध्यक्ष हा आमच्या बिरादरीचा माणूस असायला पाहिजे. मागणी नंबर 1, हिजड्यांचा मोर्चा संसदेवर गेला. आहे फार महत्वाची आहे, म्हणजे उपरोधी कविता आहे. कामातून गेलेले राजकारणी जसे राज्यपाल बनवले जातात तसे आमच्या बिरादरीचा माणूस सुद्धा, आम्ही सुद्धा कामातून गेलेले आहोत, त्यामुळे आमच्या बिरादरीचा माणूस सुद्धा इतके पर्सेंटेज राज्यपाल बनवण्यात यावं. मोर्चाला सामोरे जाण्यासाठी लोकसभेचा अध्यक्ष समोर आला तेव्हा लोकसभेच्या अध्यक्षांनी टाळ्या वाजवून त्यांच्या मागण्यांचं समर्थन केलं. हे बघून हिजड्यांनी सुद्धा टाळ्यांचं वाजवून समर्थन केलं. अजूनही टाळ्या वाजतच आहेत. त्या काय बंद झाल्या नाहीत अजून. तर ही जी काही परिस्थिती आहे जर बघितलं बाजारे काका, काही याच्यापेक्षा वेगळं काहीही नाही. अशी परिस्थिती या लोकांनी निर्माण केली, इतनी भयंकर परिस्थिति निर्माण की. और इसके लिए दूरदृष्टि जैसे ज्योतिराव फुले के पास थी, जैसे शाहू महाराज के पास थी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी,
जब तक इनका प्रभाव रहा वो रोकते रहे। बाद में आप कल्पना करो कि ऐसा ना हो, पवार साहब फिजिकली इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसे स्थिति में राष्ट्रवादी का क्या होगा? 4 बजे गवर्नर के घर में मुख्यमंत्री पद की शपथ देने का काम होगा ना, और क्या होगा? और तो कुछ नहीं होगा ना। तो परिस्थिति कितनी ज़्यादा उल्टी हो गई, कितनी भयानक हो गई। तो ये किसानों के साथ रिलेटेड मामला है सारा का सारा। इतनी भयंकर परिस्थिति है, इसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। ये बदलाव होने के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी का मजाक या किसी का ये करने के लिए नहीं, ये तो जागरण करने के लिए बता रहा हूँ कि इससे आप लोगों के अंदर जागरण होना चाहिए, और जागरण होने से बदलाव आना चाहिए, बदलाव करने के लिए कोशिश होना चाहिए। हो सकता है पवार साहब को इसका रियलाइजेशन हुआ हो, और इसलिए वो कह रहे हो फुले चाऊ आम्बेडकर के केवल नाम लेने से काम नहीं चलेगा, तो उसके आधार पर लोगों को तैयार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो हिस्टोरिकल विश्लेषण अभी मेरे दिमाग में मैंने आपको बताया, वही बात उनके दिमाग में भी आई होगी। खुशी की बात है अगर उनको, हम ऐसा सोचते हैं कि वो 100 साल तक जिए और इस परिस्थिति में बदलाव करने का काम वो करे, अच्छी बात रहेगी। धन्यवाद।